नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। पीएम नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए अहमदाबाद में मनाया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 75 साल की दोस्ती का जश्न। दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में अहमदाबाद में शुरू हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच। दोनों देशों के 75 साल की मैत्री पर आधारित विशेष सिक्के से हुआ टॉस। पंजाब के एक दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची अमृतसर। श्री हरमिंदर साहिब स्थित स्वर्ण मंदिर का किया दौरा। जलियांवाला बाग में शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल की भी की यात्रा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया शिंदे सरकार का पहला बजट। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, शिक्षकों और आंगनवाड़ी सेविकाओं के वेतन में भारी बढ़ोतरी, किसानों के अकाउंट में 12,000 सालाना सहित कई बड़े। नासा ने इसरो को सौंपा निसार सैटेलाइट। एग्रीकल्चर मैपिंग और भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2024 में हरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो व्यवस्थित रूप से पृथ्वी का मैप तैयार करेगा। तबाही से पहले मिल सकेगा खतरे का अपडेट। नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल होंगे नेपाल के नए राष्ट्रपति। चुनाव में सीपीएन यूएमएल के उम्मीदवार सुभाष चंद्र नेम्बांग को 18,000 से अधिक वोटों से हराया। डायरेक्टर सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में 66 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आज का दिन न सिर्फ क्रिकेट के लिए बेहद खास है, बल्कि क्रिकेट के जरिए दो देशों की दोस्ती और दो देशों के संबंधों में नई ऊर्जा भरने का दिन है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच का पहला दिन है, जिसे देखने के लिए खुद दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ पहुंचे तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। स्टेडियम पहुंचने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने उनका स्वागत किया। बीसीसीआई सचिव जय शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी स्टेडियम में मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने काफी देर तक मैच का आनंद लिया। मैच से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देश की क्रिकेट टीम के कप्तान को सम्मानित किया और उन्हें खास टेस्ट मैच की खास टोपी भी दी। इसके बाद एक खास गाड़ी में दोनों नेताओं ने स्टेडियम का एक चक्कर भी लगाया। इस दौरान स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा। दोनों नेताओं ने स्टेडियम में वुमेन प्रीमियर लीग के कॉर्नर का भी रुख किया और लीग के मस्कट के साथ तस्वीरें खिंचाई।
साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मैच से पहले स्टेडियम में एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संगीत पर कलाकार झूमते नजर आए। साथ ही बॉलीवुड सिंगर फाल्गुनी शाह ने अपनी प्रस्तुति पेश की। खेल शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम एंथनी एल्बनीज ने टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से मैदान में मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में एक यादगार सुबह जो भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्ती को और अधिक शक्ति प्रदान कर रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। नासा ने इसरो को निसार सैटेलाइट सौंप दिया है। इस सैटेलाइट से अब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। ये सैटेलाइट कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे अमेरिका भारत संबंधों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इसे नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मिलकर तैयार किया है। चेन्नई स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट कर कहा, इसरो ने कैलिफोर्निया में नासा से पृथ्वी का अवलोकन करने वाला सैटेलाइट निसार प्राप्त किया, जिसे अमेरिकी वायुसेना के C-17 विमान से लाया गया। ये दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग का एक सच्चा प्रतीक है। निसार एक ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से एनालाइज करके डेटा तैयार करेगा। इसका उपयोग एग्रीकल्चर मैपिंग और भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस सैटेलाइट को 2024 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट कम से कम 3 साल तक काम करेगा। निसार 12 दिन में पूरी दुनिया का नक्शा तैयार कर लेगा। निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो व्यवस्थित रूप से पृथ्वी का मैप तैयार करेगा। निसार पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, प्राकृतिक खतरों और इकोसिस्टम में होने वाली गड़बड़ी के बारे में डेटा और जानकारी प्रदान करेगा। ये सैटेलाइट तेजी से भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। अपने एक दिन के दौरे पर पंजाब के अमृतसर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री हरमंदिर साहिब का दौरा किया।
राष्ट्रपति ने स्वर्ण मंदिर में कुछ उपहार भेंट किए। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद रहे। इससे पहले अमृतसर पहुंचने पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलियांवाला बाग में जाकर शहीदों को नमन किया। साथ ही राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी लिखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृतसर में दुर्गियाना मंदिर के भी दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 10 मार्च को नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। NPDRR के तीसरे सत्र का विषय बदलती जलवायु में स्थानीय मजबूती की रचना है। NPDRR में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों, सांसदों, स्थानीय निकायों के प्रमुखों, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र के संगठनों, मीडिया और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। तीसरा सत्र मंत्रालयों और विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, CSO, PSU और समुदायों के बीच आपदा प्रबंधन कार्य प्रणालियों को मुख्यधारा में लाने में मदद करेगा। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित NPDRR में 4 पूर्ण सत्र, 1 मंत्री स्तरीय सत्र और 8 विषयगत सत्र शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में NPDRR एक बहुहितधारक राष्ट्रीय मंच है। NPDRR का पहला सत्र 2013 और दूसरा सत्र 2017 में आयोजित किया गया था। ये बैठक अमृतकाल के दौरान हो रही है और NPDRR के तीसरे सत्र के विचार विमर्श से सरकार को प्रधानमंत्री मोदी के विजन 2047 के तहत 2030 तक भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर बजट के बाद के वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वेबिनार का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वेबिनार का उद्देश्य महिलाओं के स्वामित्व वाले और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यावसायिक उद्यमों के सतत विकास के लिए मंथन और मार्ग तैयार करना है। साथ ही केंद्रीय बजट 2023-2024 में की गई घोषणा के कार्यान्वयन के लिए एक रणनीति और खाका विकसित करना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री महेंद्र भाई मुंजपारा और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अन्य गणमान्य भी उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया कहती है न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का दौरा किया। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और राज्य में बढ़ती अलगाववादी ताकतों के खिलाफ भाजपा के हल्लाबोल का पंजाब पुलिस ने पानी की बौछारों से जवाब दिया है। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और राज्य में बढ़ती अलगाववादी ताकतों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज पंजाब विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था। पंजाब भाजपा प्रमुख अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर बढ़ने से पहले चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने चंडीगढ़ सेक्टर 37 स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय की मुख्य सड़क से आगे नहीं बढ़ने दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, लेकिन वो जब नहीं रुके तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बाद में पुलिस ने कुछ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार के सत्ता में आने के बाद विभाजनकारी तत्व फिर सिर उठा रहे हैं। इससे पहले पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिससे पंजाब के लोग चिंतित हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि हाल ही में कुछ लोगों, संघों, समूहों की ओर से कानून को अपने हाथ में लेने की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ राज्य के अधिकारी, सरकार और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है, न कि नागरिकों में भय का माहौल पैदा करना। मामले में पेश दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि मामला वाकई गंभीर है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां कोई अप्रिय घटना न हो। इस मामले में याचिकाकर्ता 70 साल के हरभजन सिंह और 71 साल के सतिंदर कौर हैं।
वो मैसर्स चतर सिंह जीवन सिंह पब्लिशिंग हाउस के पार्टनर हैं। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के पास मंडी में उनका कारोबार है। मामले में प्रदर्शनकारी याची पक्ष की इस काफी पुरानी दुकान के बाहर धरने पर बैठे थे। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक उनका पब्लिशिंग हाउस सिख धार्मिक किताबों का काफी पुराना पब्लिशिंग हाउस है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए 9 मार्च को दिल्ली में एजेंसी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा था। हालांकि कविता ने ईडी से पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा था। ईडी ने उन्हें 2 दिन का और समय दे दिया है। इस बीच दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जांच के दौरान वो ईडी को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना अहम त्यागने की जरूरत है। आज कांग्रेस की हालत बड़े क्षेत्रीय दल जितनी रह गई है। कश्मीर के छात्रों को पाकिस्तान के एमबीबीएस कॉलेज में सीट आवंटन रैकेट के मामले में प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। ईडी की टीम ने 9 जगहों पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने जुलाई 2020 में केस दर्ज किया था। पुलिस को शिकायत मिली थी कि घाटी में कुछ लोग पाकिस्तान की एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों की सीटें बेच रहे हैं। ईडी ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इस मामले में अभी तक साउथ कश्मीर के एक वकील समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले मामले में आज ईडी के अधिकारियों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की है। इसके लिए अफसरों की एक टीम तिहाड़ जेल पहुंची। ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति ली थी। 3 दिन सवाल जवाब का सिलसिला चल सकता है। शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बीच उनके ट्विटर अकाउंट से स्कूलों को लेकर कल एक ट्वीट किया गया है। सिसोदिया के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है कि आज तक सुना था कि देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने तो देश में स्कूल खोलने वालों को ही जेल में बंद करना शुरू कर दिया। सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके अकाउंट से यह पहला ट्वीट किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में किसानों, छात्रों और गरीबों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर नमो शेतकरी योजना की घोषणा की गई। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये की राशि सालाना दी जाएगी। इस तरह महाराष्ट्र के किसानों को कुल मिलाकर साल में 12,000 रुपये मिलेंगे। राज्य में विदर्भ और मराठवाड़ा आज विश्व किडनी दिवस है। इस मौके पर एम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने वाकथॉन आयोजन किया। इस वाकथॉन में एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास के साथ बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र। एम्स नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर डी भौमिक ने कहा कि मोटापा और हाइपरटेंशन किडनी की बीमारी का प्रमुख कारण है। लोग संतुलित जीवन शैली अपनाकर किडनी की बीमारी से बच सकते हैं।
देश की 10% आबादी किसी न किसी तरह से किडनी की समस्या से परेशान है। 518 चुनावी वोट हासिल किए। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट किया कि मेरे मित्र रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई। चुनाव आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम ने कहा कि 518 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों और संघीय संसद के 313 सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। नेपाल में 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से ये तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है।